वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मित्र? मैं अनुभव झा आप सभी मित्रों का स्टडी फॉर सिविल सर्विस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सब कुशल मंगल होगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों की फर्स्ट क्लास है ज्योग्राफी की, और इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें हम वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म करेंगे, और जो इसमें आपके बेसिक चीज़ें हैं बेसिक से एडवांस करते हुए इसको चलेंगे, ताकि अगर आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो चाहे जहाँ से वह प्रश्न आए, जिस सेक्शन से पूछा जाए वह सभी सेक्शन आपका खूब अच्छे से तैयार हो और आप उसमें बेस्ट करके आए ना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे इसमें पहला खंड है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानियां, उनके क्षेत्रफल। कभी कभार यहाँ से प्रश्न दे सकता है, तो शुरू करने का तरीका यहाँ से अच्छा हो सकता है ना। फिर हम लोग देखेंगे कि भारत की आकार क्या है, स्थिति क्या है, कौन कौन से क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अक्षांश और देशांतर के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। जो कर्क रेखा गई है तो कहाँ से गई है, मकर रेखा है अगर भारत के पास से हैं तो कितनी दूर पास है ना, हालांकि है तो कर्क रेखा ही। तो उन रेखाओं के बारे में, फिर जो टाइम जोन से संबंधित चीज़ें हैं उन्हों को भी समझना है कि कितना अंतर आता है, भारत के वह किन किन राज्यों से गुजरती हैं, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। तो उन सबको भी आज हम लोग इसमें ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि अब जो लेटेस्ट डेटा है उसमें हमारे पास कितने राज्य हैं, तो आपको बताना है 28 स्टेट है और 8 यूटी हैं। कितने यूटी हैं, तो यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए तो आप बताओगे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और उनके कौन से कैपिटल हैं, उनका कुछ एरिया कितना है उसके बारे में है। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है सबसे बड़े राज्यों में से है, और इसका कैपिटल क्या है तो जयपुर है। और यहाँ पे जिलों की संख्या है वह कितनी है, तो आप बताओगे 41 है, और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह क्या है, फैला हुआ है। और इस तरीके से देखा जाए तो यह कितना देश के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा इसके पास है, तो 10.41% इसके पास है ना। फिर दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है, एमपी है, और इसका कैपिटल क्या है तो भोपाल है। और इसमें जिलों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 55 है। कितनी है, 55 है, और 3,08,255 एरिया है इसका, वर्ग किलोमीटर एरिया है। और यह 9.37% जो है वह कुल क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का 32,87,000 जो है उसका यह इतना एरिया क्या है इसके हिस्से में है ना। फिर अगर ऐसे ही बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। और इसमें जिलों की संख्या कितनी है, तो बताओगे आप 36 है, और 3,07,713 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। और देश में के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो आप कहोगे 9.36% है। कितना है, 9.36% है। फिर जो चौथे नंबर पे है राज्य वह है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी विधायी राजधानी कहाँ पे है, विधानसभा और सभा कहाँ पे चलाई जाती है, तो आप बताओगे वह अमरावती है। क्या है, अमरावती है। अगर आपसे इसकी कार्यकारी राजधानी पूछा जाए तो आप बताओगे वह विशाखापट्टनम है। कहाँ पे है, विशाखापट्टनम है। और इसकी अगर जुडिशियल कैपिटल पूछा जाए तब आपको क्या बताना है, कुरनूल बताना है। क्या बताना है, कुरनूल बताना है। जैसे कि यूपी के बारे में पढ़ते हैं ना कि यूपी की जो प्रशासनिक राजधानी है वह लखनऊ है, लेकिन न्यायिक राजधानी कहाँ पे है, तो वह प्रयागराज में है। तो वैसे ही यहाँ की जो न्यायिक राजधानी है वह क्या है, कुरनूल है। और जो प्रशासनिक राजधानी है विशाखापत्तनम है। और जो इनकी विधानसभाएं जहाँ से संचालित होती है वह कहाँ से होती है, तो अमरावती से होता है ना। 2014 में आंध्र प्रदेश जो है तेलंगाना अलग हो जाता है, तो उसको भी आपको याद रखना, वो सबसे लेटेस्ट स्टेट था। उसके बाद तेलंगाना और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो इसमें जो जिलों की संख्या है कितनी है, तो आप बताओगे 13 है, और 1,60,205
क्या है, तो इतना क्षेत्रफल इसके पास है और 4.87% है। अब जो है देखा जाए तो 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है एक चीज़, जो जनसांख्यिकी के आंकड़े हैं अगर उसके अनुसार जाओगे तो वहाँ आपको जो है उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे मिलेगा, क्योंकि जो जनसंख्या के आंकड़े आए थे, जो जनगणना की गई थी वह 2011 में किया गया था और आंध्र प्रदेश तब तेलंगाना से अलग नहीं हुआ था, लेकिन अब हो गया है। तो इस वजह से अब पोजीशन जो 4th नंबर होल्ड करता है वह कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है। तो इसको यहाँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी राजधानी कितनी है, तो लखनऊ है और 75 जिले हैं, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है, इसको आपको याद रखना है। और इस तरह से 7.32 क्षेत्रफल क्या है इसके पास है, एरिया, इसको आपको याद रखना। तो चौथे क्रम में कौन सा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो लेटेस्ट डेटा के अनुसार आपको उत्तर प्रदेश को बताना है, यह आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं गुजरात की राजधानी क्या है, तो आपको बताना है गांधीनगर है। क्या इन सब को भी ध्यान रखना है, तो नहीं। अब हम लोग बेसिक में देख लेते हैं, क्योंकि टॉप 5 या टॉप 10 तक आप देख सकते हैं। तो जैसे गुजरात का गांधीनगर है और यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है, 33 है और 1,96,024 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यह कुल देश के क्षेत्रफल का 5.96% है। उसके बाद बात कर्नाटका की करें तो इसकी राजधानी बेंगलुरु है और इसमें कितने जिले हैं, तो आप बताओगे 30 जिले हैं और 1,91,791 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है और यह 5.83% क्षेत्रफल इसके पास कुल भारत के भूभाग का है। ऐसे ही उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर या अटल नगर हो गया है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, बिहार की राजधानी पटना है और बिहार में कितने जिले हैं, तो आप बताओगे 38 जिले हैं और 94,163 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो 2.86% कितना 2.86% यह भूभाग साझा करता है भारत के साथ, इसको आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और इसमें 23 जिले आते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और इसमें 26 जिले आते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है और इसमें 24 जिले आते हैं और असम की राजधानी दिसपुर है, इसमें कितने जिले आते हैं, तो आप बताओगे 33 जिले आते हैं। बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी शिमला है और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कहोगे मात्र 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। ऐसे ही है उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी है और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसको आपको याद रखना है। पंजाब में देहरादून के बारे में, इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 55,483 वर्ग किलोमीटर है और कुल भारत के भूभाग का 1.62% क्या करता है, यह सीमा अपने पास रखता है। इसके पास कुल इतना क्षेत्रफल है, उसको भी आपको याद रखना है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, 22 जिलों से मिलकर बना है क्या हरियाणा और 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 1.34% ना। फिर बात करें केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बात करें गोवा की, तो गोवा की राजधानी पणजी है, इसमें कितने जिले हैं, तो 2 जिले हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और इसमें कितने जिले हैं, तो इसमें 33 जिले हैं, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में। तो जो यह केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर इनकी बात किया जाए तो जो सबसे प्रमुख है उसमें से पहला है जैसे अंडमान व निकोबार। कहाँ पे इसकी राजधानी है, तो आप बताओगे पोर्ट ब्लेयर में है। जिलों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 3 है और 8,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ। कितना 8,249 वर्ग किलोमीटर में कौन फैला हुआ है, तो आप बताओगे अंडमान निकोबार।
बात करें चंडीगढ़ की तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है और यही एक जिला भी है इसमें चंडीगढ़, और जो इसका क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना है। दादर व नागर हवेली और दमन दीव की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, दमन है, इसको आपको याद रखना है। और यह 3 जिलों से मिलकर बना हुआ है और 603 कितना 603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है ना। फिर बात करते हैं अगर हम दिल्ली की, तो राष्ट्रीय राजधानी है यह दिल्ली, और इसमें कितने जिले हैं तो आप बताओगे 11 जिले हैं और 1483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैला हुआ, कितना 1483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में दिल्ली फैला हुआ है। और कितने जिले हैं, 11 जिले हैं, तो इसको जरूर याद रखना। बात करें लक्षद्वीप की तो इसकी राजधानी कवारत्ती है, क्या है कवारत्ती है, और इसमें एक ही जिला है और 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है, इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं पांडिचेरी की तो इसमें 4 जिले आते हैं और 492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं, इसकी राजधानी क्या है तो आप बताओगे श्रीनगर है, क्या है श्रीनगर, और कितने जिले हैं तो 22 जिले हैं और इसमें 55,538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। फिर जो आपका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह कौन सा है, लद्दाख है, जिसकी राजधानी क्या है, लेह है। कितने जिले हैं, 7 जिले हैं और 1,74,852 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे यह फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, उसके बाद जम्मू, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद अंडमान निकोबार, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रमुख राजधानियां थे, राज्य थे, उनके बारे में बेसिक जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया। अब बात करते हैं तटीय सीमा के आधार पे जो तटीय राज्य हैं, कई बार यह भी पूछ लेता है कि कोस्टल एरिया वाले कौन से राज्य हैं, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो अक्सर एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि सबसे बड़ी सीमा रेखा किसकी है, तो आप आओगे पहले नंबर पे गुजरात में आओगे। कहाँ पे, गुजरात में। दुनिया में जो सबसे बड़ी तट रेखा है किस देश की है तो वह कनाडा की है, किसकी है, कनाडा की है। दूसरे नंबर पे नॉर्वे है। भारत में जो सबसे बड़ी तट रेखा है वह किसकी है तो आपको बताना है वह गुजरात है, ठीक है। कौन है, गुजरात है। यहाँ पे 2340 किलोमीटर में लंबाई में यह फैला हुआ है और यह राज्यों में गुजरात की तटरेखा क्या है, सबसे लंबी है। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है तो आपको गुजरात को याद रखना है। दूसरे नंबर पे किसकी है तो आप बताओगे तमिलनाडु की है, किसकी है, तमिलनाडु की है। तो इसको भी आपको याद रखना है। द सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया इज तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे आपको आंध्र प्रदेश को याद रखना है। किसको याद रखना है, आंध्र प्रदेश को तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है। और यह तीसरा सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है। और चौथे नंबर पे हम महाराष्ट्र को रखेंगे। किसको रखेंगे, महाराष्ट्र को रखेंगे। यह 4th लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो तटीय राज्य हैं अगर उनको हम एक चित्र के माध्यम से देख लें तो और चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यह चित्र है तो जो सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा है वह किसकी है तो गुजरात फर्स्ट नंबर पे है। ये आपका यहाँ से पूरा देख रहे हैं ना, इतना बड़ा इसका कोस्टल एरिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप आते हो तो तमिलनाडु को पाते हो ना, तो तमिलनाडु हो गया। फिर तीसरे नंबर पे आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है, केरल है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। तो ये इतने हमारे क्या हैं, कोस्टल एरिया वाले क्या हैं, राज्य हैं। तो गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करें जो यह
तो याद रखना, इनका सीरीज आपको नहीं भूलना है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ये टॉप 4 जो है कोस्टल एरिया वाले हैं बड़े, इनको आपको ध्यान रखना है। 5वें नंबर पे हमारा पश्चिम बंगाल आता है। भारत की 5वीं सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल का जो तटीय मैदान है, कहाँ, तो पूर्व में मेदिनीपुर और दक्षिण में, साउथ में जाओगे तो 24 परगना जिले में स्थित है। बात केरल की करें तो इसकी तटरेखा को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं इसकी तटरेखा को? तो इसकी तटरेखा को हम मालाबार कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, इस कोस्टल लाइन को। बात उड़ीसा की करें तो उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है, जो कोस्टल प्लेन है, इसको हेक्सा डेल्टाइक क्षेत्र या 6 नदियों का उपहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़ीसा इज कॉल्ड द हेक्सा डेल्टाइक रीजन और गिफ्ट ऑफ 6 रिवर्स। तो पूछ लिया जाएगा 6 नदियों का उपहार किस राज्य को कहा जाता है, किसके कोस्टल प्लेन को कहा जाता है? तो वहां आपको बताना है वह उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है। इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका की तटरेखा को हम क्या कहते हैं? तो इसको कनारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनारा कहा जाता है। यह भारत के कर्नाटक राज्य में अरब सागर के किनारे तक फैला हुआ है ना। बात गोवा की करें तो यह भी कहाँ पे है? अरब सागर के तट पे ही स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों दोनों में सबसे लंबी है ना। कौन सा? तो यहाँ पे या तो अंडमान के पास खूब जगह है या तो फिर लक्षद्वीप के पास जगह है, और जो दमन और दीव है वह भी छिटके छिटके पड़े हुए हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या याद रखना है? तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं एवं राज्यों दोनों में सबसे लंबी तटरेखा है। इसको भी आपको याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए। अगर लक्षद्वीप की बात किया जाए तो इसको भी आपको याद रखना है, दमन और दीव। पांडिचेरी हुआ, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे छोटी है। इसको भी आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे छोटी तटरेखा है वह किसकी है? तो आप बताओगे वह पांडिचेरी की है। और राज्यों में सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? तो आपको गोवा बताना है। ठीक है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? 11,098.81। इसको आपको याद रखना है लेटेस्ट डेटा के अनुसार। क्या? लेटेस्ट डेटा के अनुसार कितना है? 11,098.18%। इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं भारतीय भूमि की तटरेखाओं को, उनको स्थान और सक्रिय भू आकृति विज्ञान की प्रक्रियाओं के आधार पे हम इनको 2 समूहों पे बांटते हैं। किस आधार पे? तो आपको बताना है पहला भू आकृति विज्ञान के आधार पे। ठीक है। किस आधार पे? तो भू आकृति विज्ञान के आधार पे। और देखा जाए तो सक्रिय भू स्थिति में अगर देखा जाए तो 2 समूह में कौन कौन है? तो भारत का पहला है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया और दूसरा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो ईस्ट और वेस्ट के आधार पे इनको हम बांट के पढ़ते हैं। तो यही अभी हम लोगों ने चित्र में देखा ना, यही अभी हम लोगों ने चित्र में देखा। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो यह हमारे तटीय मैदान है, तो जो इस तरफ है वह क्या है? तो यह वेस्ट का मैदान है, और जो ईस्ट इस तरफ है उसको हम ईस्ट का मैदान कहते हैं। और यहीं पे आप देखते हैं आपको कच्छ का मैदान, यहाँ गुजरात वाला यह जो देख रहे हैं ये आपका कहाँ तक? दमन तक। तो कच्छ का रन आप कच्छ है। उसके बाद यहाँ से आप आएंगे, ये पूरा पिंक लाइन देख रहे हैं, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र या ये सब अगर मोटा मोटा देखें तो कोकण कोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर मालाबार कोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब किसके पार्ट है? तो आपको बताना है ये पश्चिम के पार्ट हैं। पूरब के पार्ट में आओगे तो उत्कल कोस्ट देखने को मिल जाए आपका, नॉर्दर्न सर्कल्स देखने को मिल जाएगा और कोरोमंडल तट आपको देखने का मिल जाएगा। ये किस तरफ के पार्ट हैं? तो ये आपके पूरब के पार्ट हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके बारे में फिर डिस्कस करेंगे।
भारत के तटीय राज्य में जैसे केरल, इसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा, तमिलनाडु है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। और ऐसे ही अगर हम दमन और दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को देखें तो यह तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या हैं? तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है कि कौन से यूटी तटीय केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आएंगे, कौन से स्टेट आएंगे, वह छांटने के लिए आपको दे सकता है ना। तो यह एक तरीके से आपकी जो बेसिक जानकारी थी उसका एक हिस्सा खत्म हुआ। अब हम लोग जो डिस्कस करते हैं वह जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है इसका, वह है भारत के साइज एंड लोकेशन के बारे में। किसके बारे में? आकार और स्थिति के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए एक मैप के थ्रू अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आएंगी। जैसे ये है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो भारत का अगर हम जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, सबसे पहले अगर हम उसको समझ ले कि लैटिट्यूड के आधार पे यह कहाँ से कहाँ तक है, अक्षांश के आधार पे कहाँ से कहाँ तक है और देशांतर के आधार पे, तो यहाँ पे देखोगे कि कहाँ, यहाँ पे गुजरात के पास आप देखोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट, क्या 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है। तो यहाँ यह ईस्ट क्यों लिखा है, इसका क्या अर्थ है? फिर दूसरा चीज आप देखोगे 8 डिग्री 4 मिनट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ऊपर आप देखेंगे तो नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड आपको उत्तर में देखने को मिलेगा। तो यह इसका ग्लोब में विस्तार दिखाया गया है। तो प्रश्न है कि इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसके लिए आपको फिर एक फैक्ट समझना पड़ेगा। वह क्या है तो आप बताओगे। जैसे यह भारत है, तो अगर यहाँ ग्लोब में देखोगे तो 0 डिग्री से आपकी कौन सी रेखा गई है, तो आप बताओगे इक्वेटर लाइन गई है ना। 0 डिग्री को इक्वेटर लाइन कहते हैं। और 30 डिग्री या 23.5 अंश पे आओगे आप, कहाँ पे? 23.5 अंश पे आओगे तो आपको यहाँ पे कर्क रेखा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा। और अगर आप 23.5 में आते हो, कहाँ पे? नॉर्थ में। किसके? तो आप आओगे इक्वेटर लाइन के, तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेगा। अब विश्व में यह भारत की स्थिति है और यहाँ पे आपको अगर देशांतर 0 डिग्री देशांतर आओगे तो ये रेखा एक दिखाई दे रही है आपको, ये एक रेखा दिखाई दे रही है आपको। अब यहाँ पे आपको समझना है क्या कि सबसे पहले पृथ्वी को काल्पनिक रेखाओं के आधार पे बांटा गया। तो उसमें से जो पहले इसको आधा किया गया, तो वहाँ जहाँ से आधा किया गया उस काल्पनिक रेखा का नाम दिया गया 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। क्या कहा गया? भूमध्य रेखा कहा गया, जो भू को मध्य से काटती हो, अलग करती हो। और उसके आधार पर डिसाइड कर दिया कि इस तरफ के जो देश कहलाएंगे वह नॉर्थ वाले देश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नॉर्थ वाले। और इस तरफ जो होंगे वह साउथ वाले देश कहलाएंगे। इसको ऐसे डिनोट किया गया। फिर जो यह 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई, कहा गया जो इसके वेस्ट साइड में होगा उसको हम पश्चिमी देश कहेंगे और जो इस साइड होगा इसके तो इसको हम ईस्ट पूर्वी देश कहेंगे। तो इससे क्या होता है कि आप बहुत अच्छे से किसी जगह का लोकेशन क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इन्हीं आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से। कई सारे यूज हैं, अभी आगे हम अक्षांश और देशांतर जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस बेसिक आपको यहाँ पे कुछ सीखना है। तो यह क्लियर हुआ। अब भारत देख रहे हैं कहाँ पे है, तो भारत देख रहे हैं जो यह 0 डिग्री है तो इसके किस तरफ है? उत्तर में है ना। तो यही इसीलिए आपको जब यहां से और यहां तक की दूरी भारत का आप माप रहे हैं, जो यहां से यहां तक की दूरी आप माप रहे हैं तो वहां पे आप नॉर्थ लिख के इसको डिनोट कर रहे हैं।
और आप देख रहे हैं भारत वेस्ट में है कि ईस्ट में है, तो 0 डिग्री की किस तरफ है, ईस्ट साइड में है। इसलिए जब यहाँ गुजरात से लेके किबुथु तक आप पहुंच रहे हैं, कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक, तब वहां पे आप क्या लिख रहे हैं, ईस्ट से उसको डिनोट कर रहे हैं ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्लियर हुआ। जो ऐसा किया जा रहा है इसके पीछे का रीजन क्लियर हुआ ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि भारत, अब देखो क्या भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो हां भारत उत्तरी गोलार्ध में ही है, यह भी क्लियर हो गया। क्या भारत पूर्वी देशांतर में है, क्या भारत पूर्वी देशांतर में है, तो इसी तरफ है ना, तो हां भारत पूर्वी देशांतर में है। अब एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसी के लिए आपने अभी क्या पढ़ा, इस लाइन को अभी आप अब पढ़ रहे हैं। ये वाली, अब मुझे उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई। तो यहां पे देखिए लिखा क्या जा रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से आपको क्या लिखा रहा है, ईस्ट ना, और कहां तक, तो यहां आपको 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। तो यहां पे ई जो देखने को मिल रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, यह क्लियर हुआ, ठीक है। और कहां से, एक चीज यह पूछा जाता है कि जो हमारी वेस्ट की यह लाइन हमने खींचा है, वह कहां से खींचा है। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि भारत की सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी है, भारत की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी है। तो जो सबसे पश्चिमी सीमा है वेस्ट में, वह है आपके गुजरात के पास गुहार मोती। क्या है, गुजरात के पास आपको देखने को मिलेगा गुहार मोती, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज को आपको क्लियर रखना है। उसके बाद जब आप सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में पहुंचोगे, तो यहां पे आपको जो यह स्थान देखने को मिल रहा, सबसे आपका ईस्ट वाला लोकेशन, उसको कहा जाता है किबुथु। क्या कहा जाता है, तो किबुथु। तो हम कह सकते हैं 68.7 मिनट जो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड गुहार मोती से शुरू होता है, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है किबुथु अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, खत्म होता है। फिर भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है ना। तो जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, तो यहां आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जब हम नॉर्थ से साउथ भारत को मापेंगे, तो यहां आपको देखने को मिल जाएगा, ये नॉर्थ देखने को मिल रहा है। तो नॉर्थ क्यों लिखा मिल रहा है, क्योंकि उसको वर्ल्ड मैप के आधार पे आपको समझाया गया है। तो यहां पे आप देखोगे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक देखने को यह चीज मिल जाएगा। अर्थात इसको अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो कह सकते हैं क्या, कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह इंदिरा कोल है। क्या है, इंदिरा कोल है। कहां पे है, तो बताओगे लद्दाख में है। कहां पे है, लद्दाख में है। वहीं पे क्या स्थित है, तो वहीं पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड स्थित है, जहां से वह रेखा खींची गई। कहां आके, अगर हम इसके स्थलीय भाग में रहते हैं तो हमें तमिलनाडु आना है, और तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी वाला क्षेत्र है वहीं पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड स्थित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम यहां से नहीं, हम अपन और दक्षिण में चले जाए, साउदर्न चले जाएं, तो वहां पे भी तो हमारी जमीन है। कहां पे, तो अगर हम समुद्री एरिया को भी कवर करते जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचना है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा इंदिरा पॉइंट। क्या देखने को मिलेगा, इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। क्या, इसको आपको ध्यान रखना है। इंदिरा पॉइंट को कहां पे है, तो अंडमान निकोबार में जाओगे तो वहां पे निकोबार आइलैंड में आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। अगर ओवरऑल पूछेगा, केवल स्थल में पूछेगा, तो आपको कहां बताना है, कन्याकुमारी। याद है, इन दोनों चीजों को याद रखना है। हालांकि जो 2004 में सुनामी आई थी, उसकी वजह से जो इंदिरा पॉइंट है अब डूब गया है। क्या हो गया है, डूब गया है। तो नहीं है, लेकिन हम इसको फिर भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक मुझे चीजें उम्मीद है क्लियर हो गई हैं। अब बात करते हैं, यहां पे आप देखोगे तो एक ऐसे ये लाइन जा रही है, देख रहे हैं ना, एक लाइन जा रही है। तो यह क्या है, तो आप देखोगे भारत को लगभग आधे भाग में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा इसको विभाजित करती है। क्या करती है, कर्क रेखा इसको विभाजित करती है ना।
तो एक प्रश्न यहां से यह पूछा जाता है कि जो यह कर्क रेखा विभाजित करती है तो वह कितने राज्यों से होकर जाती है, क्या कितने राज्यों से होकर जाती है। तो शुरुआत कहां से होगी, गुजरात से होगी। कहां से होगी, गुजरात से। गुजरात के बाद आप आओगे फिर आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। राजस्थान के बाद आओगे तो आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के बाद आप आओगे तो आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। फिर आपको झारखंड देखने को मिलेगा। फिर आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। फिर आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा और मिजोरम देखने को मिलेगा। क्या, तो गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, फिर आपको छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऐसा करके आप देखोगे तो 8 राज्यों से, कितने राज्यों से, तो आप बताओगे 8 स्टेट जो हैं वहां से क्या होती है, हमारी कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही एक रेखा खींची गई है कहां से, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश में। यहां आपको देखने को मिलेगा जो हमारा टाइम जोन लिया गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है 82.5 ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, या मिर्जापुर नियर प्रयागराज से देखने को मिलेगा। तो यह कहां कहां से गई है लाइन, अगर इसकी बात करें तो यहां पे अगर आपको बता दिया जाए कुछ बेसिक चीजें, सबसे ज्यादा जो लंबी कर्क रेखा गुजरती है तो याद रखना वह मध्य प्रदेश है। कहां से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। इस चीज को भी आपको जरूर याद रखना है, ठीक है, इस चीज को भी आपको जरूर याद रखना है। अब बात करते हैं जो यह कहां कहां से, तो ये वाला मैप देखिए, तो जो इंडिया का मेरिडियन मैप है यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले यह उत्तर प्रदेश है, फिर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, फिर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, फिर आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। तो मतलब कितने राज्यों से यह गुजर रहा है, तो आप बताओगे 5 राज्यों से। यूपी से गुजर रहा है, एमपी से गुजर रहा है, छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है, उड़ीसा से गुजर रहा है और आंध्र प्रदेश से गुजर रहा है। ये 5 राज्यों से हमारी क्या गुजरती है, जहां से समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो जो वह बिंदु है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां दिक्कत क्या है, आगे अभी डिस्कस करेंगे कि जो यहां पे रहने वाले लोग हैं और जो यहां पे रहने वाले लोग हैं, दिक्कत इनके साथ क्या आती है कि अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अरुण का देश, अर्थात जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। क्या होता है, सूर्योदय होता है। अब यहां पे क्या हो रहा है, 5 बजे सूर्य का उदय हो जा रहा है और यहां पे सूर्य भगवान कब उदित हो रहे हैं, 7 बजे उदित हो रहे हैं। अब ऑफिस खुलने का टाइम क्या है, वह 10 बजे है। अब यहां से यहां तक की जो दूरी करने में टाइम कितना लग जा रहा है, 2 घंटे का लग जा रहा है। तो जो ये टाइप के लोग, ये इस तरफ के लोग हैं, पूर्वोत्तर भारत के लोग, यह कह रहे हैं कि जैसे अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, रूस हुआ, यह कई सारे टाइम जोन बनाए हुए हैं। तो भारत भी कम से कम 2 टाइम जोन बना लेता तो हमारे लिए भी आसान हो जाता। क्यों, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और लेट सोना भी पड़ता है क्योंकि ऑफिशियल टाइम ऐसा है, पूरा सिस्टम दूसरे हिसाब से चल रहा है ना। तो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये राज्य आपको जरूर याद होने चाहिए। तो याद रखना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं, इनको आपको याद रखना है। फिर बात करें इसमें, और ये एक फैक्ट याद रखना जिसमें आपको गुजरात याद रखना है, जहां से कर्क रेखा जाती है। तो यहां पे देख लीजिए गुजरात है, आपको याद रखना है गुजरात है। गुजरात के बाद राजस्थान है जहां सबसे कम टच रेखा करती है यह। फिर आपको मध्य प्रदेश में आना है, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर त्रिपुरा और मिजोरम में आना है। तो ये 8 राज्य, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद है चीजें यहां तक आपकी एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं इसमें, आप देख सकते हैं, और इसमें जो आपको समझना है, नियरेस्ट सिटी ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आप बताओगे उदयपुर और त्रिपुरा जो सबसे नियरेस्ट सिटी हैं किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो एक तो उदयपुर है, राजस्थान का उदयपुर है, इसको याद रखना है, और यहां पे त्रिपुरा जो शहर है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं
अच्छा, उदयपुर इन त्रिपुरा का है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो यहां पे आपको और क्या ध्यान रखना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन मध्य प्रदेश। सबसे लंबी कौन सी सीमा साझा करती है, तो आप देखोगे मध्य प्रदेश, जहां पे सबसे ज्यादा कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। सबसे कम जो यह टच करती है, तो किसको टच करती है आप देख रहे हैं ना, वह कौन सा राज्य है, तो आप बताओगे वह राजस्थान है। और माही रिवर यहीं पे आपको दिखेगी, माही रिवर। तो जो माही रिवर है इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट ट्विस्ट। तो मतलब दो बार प्रश्न आता है कि वह कौन सी रेखा है, वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो भागों में दो बार काटती है। तो उसको याद रखना, वह कौन सी नदी है, माही रिवर है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है चीजें यहां तक आपकी एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं, तो ये सब बातें हो गई है ना। अब भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो इस डेटा को भी आपको याद रखना है। कितना है, तो आप बताओगे 2.4% हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। पूरी दुनिया के जो भूभाग हैं उसमें से 2.4% किसके पास है, भारत के पास है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 11,098.81 किलोमीटर है। तो इसको भी, इन दोनों डेटाओं को भी आपको याद रखना है। भारत की उत्तर से दक्षिण तथा अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम का अधिकतम लंबाई 2,933 किलोमीटर है। तो इसको भी अभी हम लोगों ने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम देखा था। तो यहां एक चीज आप क्या देख रहे हैं कि जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, मतलब वह भारत की क्या है, ज्यादा है ना। कौन, तो आप बताओगे अधिकतम लंबाई 3,214, सॉरी उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम 3,214, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की ज्यादा है अपेक्षाकृत पूरब से पश्चिम की। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें, अगर भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर देखोगे तो आपको यहां पे फोल्डेड माउंटेन देखने को मिल जाएंगे। क्या देखने को मिल जाएंगे, मोड़दार पर्वत देखने को मिल जाएंगे। इसके दक्षिण के भूभाग उत्तर में चौड़ा है, दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। और इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी हैं। तो अगर हम उत्तर और उत्तर पूर्वी नवीन वलित पर्वत की बात करें तो यहां पे फिर आपको एक मैप दिखा दूं, तो वहां से सब चीजें विजुलाइज होती चली जाएंगी आपकी। तो यहां पे आएंगे, मुझे उम्मीद है चीजें दिख रही हैं। तो ये आपका हिमालय वाला पार्ट है, आप देखेंगे तो यहां पे इसकी चौड़ाई, सॉरी इसकी चौड़ाई जो है आपको क्या है, ये दिख रहा है ना। तो आप देखेंगे यहां पे यह उत्तर पार्ट ज्यादा चौड़ा है और जो इसका कौन सा पार्ट है, ईस्ट वाला पार्ट है, तो यह सकरा होता चला गया है। इसी में आपको काराकोरम रेंज देखने को मिल जाएगा, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल देखने को मिल जाएगा ना। फिर यहां पे आप आएंगे, जैसे ही हिमालयी एरिया से नीचे आएंगे तो आपको इंडो गैंगेटिक प्लेन देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, इंडो गैंगेटिक प्लेन, या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान ले लीजिए, देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहां पे जो है एक त्रिभुजाकार संरचना देखने को मिलेगी। तो यह क्या है, भारत का जो दक्षिणी वाला पार्ट है, यहां पे आप देखेंगे तो इसको कितने कितने पार्ट में बांटा गया है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस चित्र से आप इसको समझ सकते हैं। तो देखेंगे यह आपका हिमालय वाला पार्ट है, ये कलर। उसके बाद आपको जो ये पीला कलर दिख रहा है, यह इसका मैदानी भाग है। कैसा भाग है, मैदानी भाग है, ठीक है।
इसको हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्या कहा जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। उसके बाद भारत को देखोगे भौगोलिक रूप से यहाँ पे आपको मरुस्थलीय रीजन देखने को मिलेगा। कौन सा रीजन? मरुस्थलीय रीजन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहीं से देखोगे अरावली पर्वतमाला जो है जल विभाजक के रूप में काम करती है, जो थार के मरुस्थल को भारत के मैदान से अलग करता है। और इसका विस्तार जो हरे कलर का आप देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? यह जो त्रिभुजाकार आकृति छोटा नागपुर के पठार तक आपको दिख रहा है, यह जो एरिया है इसी को हम क्या कहते हैं? तो पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। और इसके आपको जो है नीला वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। और इसको वेस्ट टू ईस्ट बांटा गया है, यह अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो एक यह इसका भारत का विभाजन है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीपों के रूपों में लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, इतने रूपों में इसको क्या किया गया है? भारत को बांटा गया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब तो यहां पे क्लियर हुआ। भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है? तो इस डेटा को भी याद रखना, 30 डिग्री है टोटल। परंतु पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। वह अभी हम लोगों ने माप कर देखा भी है ना इसको। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो अभी इसके बारे में भी डिस्कस किया गया, 2 घंटे का अंतर होता है। और जो यह रेखा गुजरती है वो 82.5 ईस्ट से गुजरती है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश का। अगर मिर्जापुर दिया है तो ठीक है, मिर्जापुर नहीं दिया है तो इलाहाबाद, अगर प्रयागराज या नैनी मिल जाता है तो उसको भी टिक आप लोग कर सकते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। यह भारत की मानक याम्योत्तर मानी गई है। क्या मानी गई है? मानक रेखा है समय निर्धारण के लिए। इसको भी आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री के लिए है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो बिल्कुल पड़ता है। अब बात करते हैं भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। कहां पे है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इस डेटा को भी आपको याद रखना है। पहले इसका नाम क्या था? तो हो सकता है आपसे इंदिरा पॉइंट ना पूछ के पिग्मेलियन पॉइंट पूछ ले, तो वहां फंस जाओ। तो फंसना नहीं है, पिग्मेलियन पॉइंट ही क्या है? इंदिरा पॉइंट है। तो पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, इसको आपको याद रखना है। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। तो कथन के रूप में हो सकता है, कई बार स्टेटमेंट के रूप में दे दे, तो याद रखना यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, इसको याद रखना है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट स्थित है, इसको आपको याद रखना है। और इंदिरा पॉइंट जो इंडोनेशिया से अलग होता है, इंडोनेशिया से जो अलग होता है वह जगह का नाम क्या है? तो उसको आप बताओगे ग्रेट चैनल कहते हैं। जहां से क्या अलग होता है? तो इंडोनेशिया इंदिरा पॉइंट से अलग होता है, वह ग्रेट चैनल के द्वारा होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है। और 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में यह क्या हो गया? तो जलमग्न हो गया था। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। फिर मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल, अक्सर यहां से प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो मालदीव है वह मिनिकॉय लक्षद्वीप में है, तो मालदीव मिनिकॉय से किस डिग्री चैनल से अलग होता है? तो आप बताओगे 8 डिग्री चैनल से। कितने डिग्री चैनल से? तो आपको बताना है 8 डिग्री चैनल से मालदीव मिनिकॉय दोनों अलग हो जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य जो अलग होता है वह किस डिग्री चैनल से अलग होता है? तो आप बताओगे 9 डिग्री से अलग हो जाता है। अक्सर यहां से एग्जाम में प्रश्न आता है, तो इन डेटा को भूलना मत। पूछा जाएगा कि लिटिल अंडमान और निकोबार के मध्य, तो आप बताओगे 10 डिग्री चैनल। तो लिटिल अंडमान निकोबार से कितने डिग्री चैनल से अलग होता है? तो 10 से। तो मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री, मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री, और अंडमान, लिटिल अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल। इन तीनों डेटा को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसका तो मैप मैं नहीं लगाया हूँगा, अगर लगाया होगा तो यह भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ।
चलिए, नहीं लगा है। अब आते हैं भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट है। इन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है ना, कि सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है, सबसे पूर्व में कौन है ना। तो ये सब आप पढ़ने की जरूरत यहाँ फिर से नहीं है ना। कि बूथी अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है, यह स्थान फिर से याद रखो। इंदिरा काल लद्दाख में सबसे नॉर्थ में है। गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है, गुजरात के कच्छ में है। और दक्षिणतम बिंदु केप कैमरून तमिलनाडु में है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्टेट यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में, कि नॉर्दर्न रीजन में कौन आता है। अभी यूपी पीसीएस में भी यहां से एक प्रश्न आया था कि यूपी किस रीजन में है, तो इसको भी आपको ध्यान से सुनते हुए चलना है। जैसे है नॉर्दर्न रीजन की बात किया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर हुआ, यह आता है। लद्दाख आता है, पंजाब आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, हरियाणा आता है, चंडीगढ़ आता है और दिल्ली आता है, ये सब। और राजस्थान तो कहाँ पे आते हैं, तो उत्तरी रीजन में आते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। ईस्टर्न रीजन में कौन कौन आता है, तो यहाँ पे 5 हैं। बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, अच्छा वेस्ट बंगाल, 4 राज्य आते हैं ईस्टर्न रीजन में। वेस्टर्न रीजन में कौन आता है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दादरा एंड नगर हवेली है और दमन और दीव है। कहाँ पे, तो यह वेस्टर्न रीजन के पार्ट हैं। सेंट्रल रीजन में क्या है, आपका यूपी है, तो इसको भी याद रखना है। मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ। कई लोग जो हैं इसको ईस्टर्न रीजन में यूपी को काउंट कर देते हैं, तो गलती मत करना। ईस्टर्न रीजन में बिहार है, वहां पे उसको याद रखना है। और सेंट्रल रीजन में यूपी है, इसको आपको याद रखना है। ये 2 गलतियां अक्सर बच्चों से हो जाती हैं। बात साउदर्न रीजन की करें तो इसमें जैसे है कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्रा हुआ, तेलंगाना हुआ, पांडिचेरी हुआ, अंडमान और निकोबार हुआ और लक्षद्वीप हुआ। बात नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो यहाँ पे देखोगे सिक्किम है, असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो इन यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को भी याद रखो कि कितने जोन में बांटा गया है। तो ये 5 जोन हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और इन 5 जोन में कौन से राज्य कहाँ पे हैं, इनके लोकेशन भी आपको अच्छे से क्या है पता होना चाहिए। ठीक है, यह चीजें उम्मीद है आपकी क्लियर हुई होंगी। बात करें अब हम लोग, तो ये वही उसी का चित्र है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। सब ये भारत की अवस्थिति को दिखाया गया है कि भारत कहाँ पे है ना। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, ठीक है, तो एशिया महाद्वीप है। फिर आपको अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलेगा, फिर आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप देखने को मिलेगा, फिर आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप देखने को मिलेगा, फिर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 और यूरोप, ठीक है, ये 7वें नंबर पे है यूरोप। सीरीज से नहीं बता रहा हूं, तो इनको आपको याद रखना है। 1 पे ये है, 2 यूरोप हुआ, नॉर्थ अमेरिका 3 हुआ, 4 पे साउथ अमेरिका, 5 पे अफ्रीका हुआ, 6 पे ऑस्ट्रेलिया हुआ, 7 पे अंटार्कटिका हुआ। तो ये 7 क्या हैं, महाद्वीप हैं, इनको याद रखना है आपको। और महासागरों की बात किया जाए तो सबसे बड़ा महासागर आपको पैसिफिक ओशियन याद रखना है। और उसके बाद एस आकृति का आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम अटलांटिक ओशियन कहते हैं। एकमात्र महाद्वीप जो है किसके नाम पे है, भारत के नाम पे है, तो इंडियन ओशियन, इसको आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे आपको आर्कटिक सागर मिलेगा और यहाँ पे दक्षिणी सागर मिलेगा। तो याद रखना 5 महासागर हैं और 7 क्या हैं, महाद्वीप हैं। इनके नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो यह बेसिक बातें थी। फिर यहाँ पे अगर एक चित्र मैं और आपको दिखा दूं, भारत के बारे में, यह चित्र आपको जानना जरूरी है। तो जो अभी हम लोग बेसिक पढ़े हैं भारत के बारे में, तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं तो जो भारत का हमें टोपोग्राफी दिखाई देगा वह कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पे यह आपका अरेबियन सी है। अरेबियन सी से आप आओगे तो यह वाला जो एरिया है, यही आपने देखा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में, ठीक है।
उसके बाद जैसे ही आप देखोगे ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, तो ये वाला जो ऊंचाई आप देख रहे हैं यह क्या है, आपका वेस्टर्न घाट है। क्या है, वेस्टर्न घाट है। और ये सब क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे ही आप वेस्टर्न घाट से एंट्री करते हो, नीचे की तरफ आते हो या ईस्ट की तरफ बढ़ते हो, तो यहाँ पे आपको दक्कन प्लेटू देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, दक्कन प्लेटू देखने को मिल जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो ये हल्का सा ऊंचाई आपको दिख रहा है, यह आपका ईस्टर्न घाट है। क्या है, ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ एक चीज और आप देख पा रहे होंगे कि जो भारत है इसका जो दक्षिण भारत वाला पार्ट है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, वह कुछ ऐसे है। क्या है, देखेंगे इस तरफ ऊंचाई ज्यादा है, इस तरफ ऊंचाई कम है। देख रहे हैं ना, यह पूरा आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यह पश्चिमी घाट के बाद यह आपका कोस्टल प्लेन आ गया और ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मिला, यह ईस्टर्न घाट है, यह दक्कन प्लेटू है, यह आपका पश्चिमी घाट है, यह पश्चिमी घाट का मैदान है, कोस्टल रीजन है, यह अरेबियन सी है। तो यहाँ आप देखोगे इसीलिए कि जो यह पश्चिमी घाट है, जो ऐसे है, तो यहाँ बहुत सारी नदियाँ आपको इसीलिए, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे गोदावरी हो, वो इस तरफ से निकल रही हैं और इस ढाल के सहारे वह अपना जल कहाँ पे गिराती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं। लेकिन यहाँ पे पश्चिमी घाट और जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो जो है भ्रंश घाटी बनी है, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां जो हैं वेस्टर्न घाट के इस तरफ से होते हुए अपना जल कहाँ पे गिराती हैं, तो अरेबियन सी खंभात की खाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम नदियां पढ़ेंगे या जब और डिटेल में यहाँ इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। और यह बेसिक चीज़ें आपको पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में आपको इसको ध्यान रखना है कि भारत की वास्तविक आकृति जो है वह कैसी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहां तक चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। फिर आप कुछ बेसिक चीज देखोगे कि जो यह प्रायद्वीपीय भारत जो अभी आपने देखा, यहां पे आपको ये है ना वेस्टर्न घाट, तो यहां पे जो यह प्रायद्वीपीय भारत है लगभग कैसे है, तो आप देखोगे त्रिभुजाकार है। और यहाँ पे अरावली पर्वत से यह शुरू हो रहा है, फिर यह पश्चिमी घाट, यह आपको पूर्वी घाट, यहाँ छोटा नागपुर का पठार, फिर विंध्य पर्वत, यह पूरा देखने को मिलेगा। और यहीं पे कई सारे आपको प्लेटू देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखते हैं मालवा का पठार यहीं पे देखने को मिल जाएगा। यह जो काला काला है यह विंध्याचल पर्वत आपको देखने को मिल जाएगा। जो टूटी फूटी संरचना देख रहे हैं यह सतपुड़ा पर्वत देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको यह महाराष्ट्रियन प्लेटू देखने को मिल जाएगा, कर्नाटका प्लेटू मिल जाएगा, तेलंगाना का पठार मिल जाएगा, फिर दंडकारण्य क्षेत्र मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ का प्लेन मिल जाएगा, छोटा नागपुर का पठार मिल जाएगा ना। तो ये सब जो देखना, फिर राजमहल हिल। और याद रखना यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मेघालय दिखाई देगा। तो और यहाँ पे एक गैप आपको जो यह दिख रहा है, इसको कहते हैं मालदा गैप। क्या कहते हैं, मालदा गैप कहते हैं। जो यह मालदा गैप है, हकीकत में यह कभी मेघालय का जो शिलांग का पठार रहा है या कार्बी आंवलांग का पठार इसी को सुनते हैं, या इसको हम मेघालय का भी पठार कहते हैं। तो यह हकीकत में प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, इसको भी आपको याद रखना है। और यह किससे अलग हो गया है मुख्य भूमि से भारत के, तो आपको बताना है मालदा गैप से यह अलग हो गया है, इसको भी आपको याद रखना है। तो यह कुछ स्थलाकृतियां आपको मोटा मोटा यहाँ आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया। जब हम लोग और डिटेल डिस्कस करेंगे एक एक करके ना कि उत्तर भारत के जो पर्वत क्षेत्र हैं, माउंटेन रेंज हैं, तो वह कौन कौन से हैं, वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, पश्चिमी घाट की क्या विशेषताएं हैं, पूर्वी घाट की क्या विशेषताएं हैं, प्रायद्वीपीय भारत की क्या विशेषताएं हैं, तो वहाँ पे फिर इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे आपको एक परिचय करवाया जा रहा है इन सब चीज़ों से। ठीक है, मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अब अगर हम लोग बात करें कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। कहाँ, पूर्व और
पश्चिम के मध्य में स्थित है, बिल्कुल। और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। क्या भारतीय भूभाग जो है एशिया महाद्वीप का क्या है? तो आप बताओगे यह एशिया महाद्वीप है। ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ तक ये पूरा दिख रहा है, यहाँ से आप आओगे, यहाँ पे अगर आप आओगे यूरोप में, तो यूरोप में आपको यूराल पर्वत देखने को मिलेगा और यहीं पे आपको यूराल नदी देखने को मिलेगी। तो यूराल पर्वत और यूराल नदी जो है एशिया को यूरोप से क्या करता है? अलग करता है। एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? तो यूराल पर्वत और यूराल नदी करती है। उसके बाद जैसे ही आप आओगे तो यहाँ भूमध्य सागर, लाल सागर देखने को मिल जाएगा। तो जो लाल सागर है यह एशिया को, भूमध्य सागर जो है एशिया को किससे अलग कर देता है? अफ्रीका को एशिया से लाल सागर अलग कर देता है। तो यह यहाँ पे आपका अफ्रीका है, यह आपका अरबियन पेनिनसुला है और यहाँ पे ये जो हल्की बारीक पट्टी दिख रही है यही क्या है? तो यही लाल सागर है। तो यहाँ यह अलग हो जाता है। उसके बाद आप आओगे यहाँ पे तो पापुआ न्यू गिनी पे आओगे तो इसके ईस्ट साइड में आपको इंडोनेशिया का विस्तार देखने को मिलेगा और इसके वेस्ट साइड में आओगे तो यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से लेके ये वाला पूरा रीजन क्या है आपका? ये वाला पूरा रीजन क्या है? तो आप बताओगे यह पूरा रीजन एशिया है। क्या है? एशिया है। दुनिया का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो सबसे बड़ी जनसंख्या है जिसके पास, वह किसके पास है? एशिया के पास है। इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह देखेंगे तो एशिया महाद्वीप के यह दक्षिण में है और एकदम सेंट्रल में है। अगर यहाँ नॉर्थ साउथ की बात करें तो देख रहे हो ना, एकदम सेंट्रल के पास है और दक्षिण में है। तो वही लाइन यहाँ पे कही जा रही है कि महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है ना, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। क्या? तो जो दक्कन पेनिनसुला है यह प्रोट्रूड्यूस इनटू द इंडियन ओशियन, थस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। तो इसको भी आपको याद रखना है कि यहाँ से हमको कैसे कैसे एज मिल जा रही है। क्या? एक दूसरे देशों से लिंक होने का खुला महासागर है। तो एक रास्ता क्या है? आप पर्शियन गल्फ होते हुए जो मध्य एशिया के देश हैं, यहाँ तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान हुआ, इनसे आप संपर्क स्थापित करके अब रूस तक आराम से पहुंच सकते हैं। ईरान से होते हुए, मध्य एशिया से होते हुए आप कहां पे पहुंच सकते हैं? रूस में पहुंच सकते हैं। अगर आपको यूरोप जाना है तो यहां पे आप आइए, लाल सागर में एंट्री करिए, स्वेज नहर को पार करिए, भूमध्य सागर में एंट्री करिए, यूरोप में आप चले जाइए और यूरोप में बाब अल मंदाब जल संधि से ये सब होते हुए जिब्राल्टर जल संधि से आप कहां पहुंच सकते हैं? अमेरिका पहुंच सकते हैं। एक तरीका है कि आप ऐसे भी जा सकते हैं, तो ये काफी लंबा रूट है, यह शॉर्टकट रूट है। इस तरफ आपको जापान, चाइना की यात्रा करना है तो वहां आराम से जा सकते हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया से व्यापार करना है, बिजनेस करना है तो यहां पे भी जा सकते हैं। तो आप कुल मिला के देखेंगे कि जो भारत की पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वह बहुत शानदार है और जो हिंद महासागर में इसकी स्थिति है वह सबसे मजबूत स्थिति में है। क्या है? सबसे मजबूत स्थिति में है। तो यह भी हमारे लिए एज का काम करता है ना। फिर बात करें, हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। क्यों नहीं? अभी आपने देख लिया। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पे रखा गया है। वह कौन सा है? तो हिंद महासागर है। ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे जैसे दिखाया गया है विश्व के 7 सबसे बड़े देशों के बारे में, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। फिर कौन सा देश है? तो कनाडा है। फिर कौन सा देश है? यूएसए है। फिर कौन सा देश है? चाइना है। कौन सा देश है? चाइना है। आप देखेंगे तो यहाँ पे रूस है, यहाँ पे आपको कनाडा देखने को मिलेगा, कनाडा के नीचे आपको अमेरिका देखने को मिलेगा, अमेरिका से फिर आप एशिया में आएंगे तो क्या देखने को मिल जाएगा? चीन देखने को मिल जाएगा। फिर आपको नॉर्थ अमेरिका में जाना है तो ब्राज़ील देखने को मिल जाएगा। ब्राज़ील के बाद फिर आप ऑस्ट्रेलिया में आओगे, ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर कहाँ आओगे? भारत में आओगे। तो यह 7वें क्रम का देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अब पहले चीन था, अब भारत हो गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है।
तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा देश क्या है, रूस है। और भारत किस क्रम में है, तो 7वें क्रम में है, इसको याद रखना है। और जनसंख्या के दृष्टि पे हम पहले नंबर पे हैं, पॉपुलेशन के मामले में हम पहले नंबर पे हैं। अब यहाँ पे कुछ की टर्म है, इसको आपको समझना है। जैसे अक्षांश और देशांतर की बात करें, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें, ये क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है, या क्यों खींची गई, तो इन सब के बारे में अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।